नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसे नोट कर ले। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। हमारे दो मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक जो आज आपको मदद करेंगे। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च है, और साथ ही हरीश शाही हैं, इंडिया मार्केट व्यू के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के साथ और दर्शकों के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल रह जाते हैं। उनकी शिकायत रहती है कि अब हमारे सवाल आप लेते नहीं हैं। पहले दर्शक हैं, उनके साथ ही सवाल भी ले लूंगा और उस कमोडिटी पे राय भी आपको मिल जाएगी। आकाश वर्मा है गाजियाबाद से, रिटेल में ज्वेलरी कारोबार है इनका। एक तरफा तेजी से खुदरा बाजार में कह रहे हैं, रिटेलर की आवाज़ है ये, कि ज्वेलरी मार्केट की डिमांड पूरी तरह से गायब हो गई है। आगे सोने को लेकर क्या आउटलुक है? चिंता तो बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरह की तेजी 7-8 हज़ार रुपए की जो तेजी आई है, वो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से सोना इस लेवल पे चला जाएगा। क्या हो रहा है मनोज जी? इतनी तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए? एक ज्वेलर को सलाह दीजिए, रिटेल में, रिटेल ज्वेलर हैं ये, रिटेलर हैं। नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से ग्लोबली जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर के, और उसी के चलते हमने एक ये अप्रत्याशित बढ़त शुरू के 2 महीनों में इस साल आते हुए देखी है। अभी हमारा मानना है कि ये ट्रेंड जो है अगले 3 से 4 महीने बना रह सकता है, और कहीं न कहीं यहाँ पे ग्रेजुअली जो है यूएस टैरिफ को लेकर के क्लैरिटी होती हुई आएगी मिड 2025 तक। तो हमारा मानना है कि अगले 3 से 4 महीने ये पॉजिटिव मोमेंटम इंटरनेशनल मार्केट और भारतीय बाजारों में बना रह सकता है। ये जूलर है तो इनको अपनी पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए, और अभी यहाँ पे जो पॉजिटिव मोमेंटम है तो शॉर्ट करने से बचना चाहिए। अगर हाँ इनके पास फिजिकल गोल्ड है तो पार्टली पोजीशन यहाँ पे हेज करके चल सकते हैं। जहां तक फिजिकल डिमांड का सवाल है तो हमारा मानना है कि जब एकदम से बढ़त आती है बाजारों में तो उस समय यहाँ पे जो है फिजिकल डिमांड में कमी देखने को मिलती है। लेकिन ऊपरी लेवल से जब फिर 2-3 हजार के करेक्शन होते हैं तो फिर जो निवेशक है वो वापिस यहाँ पे फिजिकल गोल्ड की तरफ आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। तो मार्केट एक करेक्शन का वेट कर रहा है। अगर यहाँ पे आने वाले दिनों में 82-83,000 तक के इस तरह एक बार आएंगे तो फिजिकल डिमांड भी जो है ग्रेजुअली फिर यहाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। आगे मैरिज और फेस्टिवल सीजन भी रहेंगे तो हमारा मानना है कि अगले 1 से 2 महीने में फिजिकल डिमांड भी जो है रिवाइव होती हुई दिखेगी। लेकिन ये जो मोमेंटम है ये जून तक बना रह सकता है। उसके बाद सेकेंड हाफ में एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन जो है सोने की कीमतों में देखने को मिलेगा। मतलब जो तेज रफ्तार है वो कहीं ना कहीं थोड़ी थमती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ अभी अगले 2 से 3 महीने मोमेंटम बना रह सकता है। मोमेंटम 2 महीने तक बना रह सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए सलाह यही है कि हेज करके अपनी पोजीशन जाए। डिमांड को लेकर तो कुछ कह नहीं सकते, किसी भी भाव को डाइजेस्ट करने में लोगों को वक्त लगता है। अचानक तेजी के बाद उनकी उम्मीद रहती कि फिर नीचे आ गया तो मैं क्यों फंसूं इस भाव पर खरीद कर, ये किसी के भी मन में होगा। और एक तरह का यूफोरिया भी है, पेपर गोल्ड की वजह से भी यहाँ पर इस तरह की तेजी दिख रही है और उसका असर फिजिकल मार्केट के कारोबार पर हो रहा है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ये गोल्ड पर ही हैं, नीतू हैं दिल्ली से। इस साल अक्टूबर तक सोने को लेकर क्या आउटलुक? हालांकि लंबा आउटलुक है, तो हरीश जी आपके पास दूसरे सवाल के लिए आएंगे। ये फंडामेंटल्स आउटलुक जानना चाह रहे हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है इस साल अक्टूबर तक के लिए, क्या लग रहा है सोने का आउटलुक क्या है? सोने का आउटलुक ये वर्ष 2025 के लिए पॉजिटिव ही रहेगा विश्वमोहन जी। और वर्ष की शुरुआत में ही जब हम आपके चैनल से रूबरू हो रहे थे तब हमने $3,000 प्रति ट्राई आउंस इंटरनेशनल मार्केट में और 90,000 तक के लक्ष्य जो है भारतीय बाजारों में सुझाए थे। तो हमारा मानना है कि वर्ष 2025 में एक बार सोना भारतीय बाजारों में 90,000 तक के जो लक्ष्य है वो दिखा सकता है। हाँ कॉमेक्स में जो $3,000 के लक्ष्य थे वो अब हमारा मानना है कि कहीं भी 3,080 से $3,120 तक भी जो है पहुंच सकते हैं वर्ष 2025 में। तो अक्टूबर तक एक बार यहाँ पे 90,000 तक कीमतें जाने का जो है नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो वो कीमतों को ड्राइव करती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ यहाँ पे फिर जो सेकेंड हाफ से कंसोलिडेशन कीमतों में आता हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन 90,000 तक के स्तर जो है इस वर्ष देखने को मिल सकते हैं। ओके, 90,000 के लेवल तो आपको ज़रूर दिख सकते हैं। ऊपर का लेवल हो सकता है कि बाद में आपको करेक्शन भी हो, नीचे के लेवल भी दिखे, तो बाजार तो दोनों तरफ के मूव लगता है। एक टॉप लेवल उस समय तक के लिए ये हो सकता है, ये मनोज जी को लगता है।
अगले दर्शक हमारे साथ विकास है गाजियाबाद से और नवीन है दिल्ली से। दोनों दर्शकों के सवाल बहुत ही सिमिलर है, एक साथ ले लेते हैं। और हरीश जी, आपसे ये सवाल होगा। विकास जी का सवाल है कि सिल्वर मिनी इन्होंने 90,350 रुपए में 5 लॉट खरीद रखी है, कब मुनाफा वसूली करे, ये सवाल है। और नवीन दिल्ली का भी यही सवाल है। हालांकि इनका खरीद का भाव सिल्वर मिनी का 93,140 के भाव पर है। इन्होंने 3 लॉट खरीदी है, तो दोनों अच्छे मुनाफे में हैं। क्या सलाह है इनके लिए, दोनों के लिए? हरीश जी, हरीश जी आपसे सवाल था, अनम्यूट कीजिएगा सर ऑडियो को। सर आपके ऑडियो में दिक्कत हो रही है, या तो अनम्यूट करने के बाद भी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं कोशिश करूंगा रिकनेक्ट करूं आपसे। और मनोज जी से यही सवाल ले लेता हूं। मनोज जी, सिल्वर मिनी में दोनों ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, अच्छे मुनाफे में बैठे हैं, निकल जाएं या और फायदा होगा कोई? अगर रुकना है तो स्टॉप लॉस बता दीजिए। 50% तो यहाँ पे प्रॉफिट इनको बुक करना चाहिए। रिमेनिंग 50% पोजीशन में सिल्वर मिनी में 94,400 का एक रिवाइज्ड स्टॉप लॉस इनको रखना चाहिए। और ऊपर में कीमतें कहीं भी 97,000 के आसपास आती है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हकीम है कटक उड़ीसा से। इनका सवाल नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में है, टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। हकीम को क्या सलाह देंगे हरीश जी? सर नेचुरल गैस में जो मेरा सजेशन है वो इसमें हम लोग बाय सजेस्ट करेंगे इनको अराउंड 310 के आसपास कि ये बाय इनिशिएट करें उस लेवल पर। और जो टारगेट्स रहेंगे वो अराउंड 318 और 325 के आसपास रहेंगे, तो वहाँ ये अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहीं पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 303 के बिलो रहेगा। तो ये नेचुरल गैस में। वहीं पे अगर अपन क्रूड ऑयल की बात करें, क्योंकि करंट कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर है मार्च की बात कर रहे हैं, तो एक डिप का वेट कर लेते हैं 6210 या 6220 के अराउंड हम लोग इसमें बाइंग इनिशिएट करें। वहीं इसमें जो टारगेट्स है 6320 6370 के रहेंगे और स्टॉप लॉस जो है 6160 का स्ट्रिक्ट बेसिस पर रहेगा। ओवरऑल अगर क्रूड के चार्ट को हम देखें तो ये बॉटम आउट हो चुका है, तो इसमें बाइंग करना ज्यादा बढ़िया है। अगले दर्शक हमारे साथ रतन लाल सैनी हैं जयपुर से। 83,000 रुपए के भाव पर 1 लॉट गोल्ड शॉर्ट किया है इन्होंने, क्या करना चाहिए हरीश जी? सर गोल्ड में एक्चुअली एक लेवल है कॉमेक्स की, अगर अपन बात करें तो 2915 का एक लेवल है। अगर ये उसको क्रॉस कर जाता है तो इनको शॉर्ट से जो है एग्जिट कर जाना चाहिए। और वहीं पे अगर अपन एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी अराउंड 85,600 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो शायद इनको शॉर्ट को जो है काट देना चाहिए। हालांकि इस तरह के मार्केट में और इतने नीचे का शॉर्ट है, ये फंस गए हैं बेचारे, अब क्या करें। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। कृष्ण है दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में हरीश जी आपकी राय क्या बन रही है? सर कॉपर में जो मेरा सजेशन है वो सेल की साइड है। मतलब थोड़ा सा एक हल्का सा अगर और भी एक बाउंस मिलता है, वैसे तो वीक है कॉपर, तो हमें सेल सजेस्ट करते हैं हम लोग ट्रेडर्स को। अराउंड 867-68 के अगर अपन को जो प्राइस देखने को मिलते हैं तो वहां पर हम लोग सेल करें। और स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्ट बेसिस पर 881 का होना चाहिए। टारगेट्स 855 और हो सकता है कि करीबन 5-6 दिन लगे या एक वीक लग सकता है, इससे ज्यादा भी। तो 840 भी हमको देखने को मिलेगा, लेकिन कॉपर प्योरली वीक है चार्ट्स पर। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ मनोहर सिंह है जैसलमेर से। आने वाले 10 से 15 दिनों में जीरे के भाव क्या रहेंगे और आगे किस तरह की डिमांड दिख रही है? मनोज जी आप इसका जवाब दीजिए, क्या लग रहा है 10-15 दिनों में जीरे में क्या कुछ सुधार होगा क्या? हालांकि थोड़ी खरीदारी बढ़ी थी, लौटी थी, लेकिन फिर से आज मुनाफा वसूली वो टिक नहीं पा रही है। क्या होगा सर 10-15 दिनों में? मेरा मानना है कि यहाँ पे जीरे की जो चाल है वो काफी कुछ जो अराइवल्स के नंबर और क्रॉप की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो एक रेंज है, अगर मैं मार्च जीरे की बात करूं तो 20,400 ऑन द लोअर साइड और 22,800 ऑन द हायर साइड। ये जो है एक ब्रॉडर रेंज अगले 8 से 10 दिन जो है जीरे में देखने को मिल सकती है। तो कहीं भी अगर लोअर रेंज के आसपास कीमतें आती है 20,400-500 के रेंज में मार्च जीरे की, तो वहां पे फिर एक जो है बाइंग का लेवल जो है उसको देखना चाहिए। ऊपर में 22,800 भी एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो जीरे मार्च में देखने को मिलेगा। चलिए तो ये सलाह आपकी तरफ से भी आ गई है।
अगले दर्शक का सवाल लें उससे पहले मेटल्स पे आपकी राय एक जानना चाहता हूं मनोज जी। मेटल्स में अगर शाम के सत्र में किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पर कहां आपको ज्यादा बेहतर मौके दिख रहे हैं और ज्यादा कन्विक्शन भी होना चाहिए उस ट्रेड में? मेटल्स में हम देख रहे हैं कि बहुत सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। कॉपर में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, एलएमई $9,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रही है कीमतें। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम और जिंक में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो शाम के सत्र में अगर कहीं ट्रेड लेना है, थोड़ा डीप आता है जिंक फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 268 के आसपास, तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए 266 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 272 273 तक के जो लक्ष्य वो देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक में यहाँ पे जिंक बेहतर लगता है इंट्राडे के लिहाज से। तो जिंक आपको पसंद आ रहा है यहाँ पर 272 के टारगेट के लिए, 266 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। मनोज जी की एक कॉल जिंक यहाँ पर टॉपिक आ रही है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं क्रूड पर, अरमान है यूपी से, कच्चे तेल में ऑप्शंस की रणनीति पूछ रहे हैं। मनोज जी, आपके पास ऑप्शंस का कोई ट्रेड है क्या क्रूड में? बिल्कुल, यहाँ पे काफी अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे में फ्यूचर्स के बजाय ऑप्शन में ट्रेड लेना ज्यादा ठीक रहेगा। जो मार्च का 6300 का कॉल ऑप्शन है 135 के आसपास बाय कर सकते हैं। 120 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 170 तक के लक्ष्य मिले तो वहां पे मुनाफा वसूल कर ले। गोल्ड पर आपकी कॉल आज के लिए नहीं ले पाया था हरी जी, आज के लिए आपकी कॉल क्या है गोल्ड पर? सर गोल्ड पर मेरा जो सजेशन है वो बाय का है, लेकिन बाय जो है डिप पर होनी चाहिए अराउंड 85,200 के आसपास। अगर अपन को गोल्ड मिलता है तो वहां हम बाय करें, और टारगेट इसमें 85,800 और 86,300 के रहेंगे। वहीं जो स्टॉप लॉस रहेगा 84,550 का रहेगा। ड्यूरेशन इस कॉल की जो है 2 से 3 डेज की रहेगी। चलिए, तो ये व्यू आ गए हैं नॉन एग्री मार्केट को लेकर। एग्री मार्केट में बढ़ते हैं और शुगर के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, दीपक बालानी हैं, डीजी हैं इस्मा के, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, मेरा पहला सवाल होगा एक्सपोर्ट को लेकर। एक्सपोर्ट को लेकर अब तक कितनी डील हुई होगी? सरकार ने जो मंजूरी दी है 10 लाख टन की, उसके बाद से। धन्यवाद विश्वमोहन जी। शुक्रिया सर। इसमें जहां तक अभी है लगभग 2 से 2.5 लाख टन तो फिजिकल ट्रेड हो गया है, और लगभग 3-1 लाख टन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। तो हमें अंदाजा है कि लगभग 5.5 लाख 6 लाख टन की एक्सपोर्ट लगभग अगर दोनों को मिला ले तो हो गया है। और हमें अनुमान है कि अगले 2 महीने के अंदर 10 लाख टन का एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। कोई किसी तरह की कोई दिक्कत, अनसर्टेनिटी तो नहीं लग रही है भाव के हिसाब से? इनके लिए फायदेमंद है, फायदे का सौदा है एक्सपोर्टर्स के लिए? बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो लंदन का प्राइस है, उसके हिसाब से जो इंडियन पैरिटी बनती है लगभग वो 44 रुपए की पैरिटी बनती है। और महाराष्ट्र में अगर आज डोमेस्टिक प्राइस देखें तो लगभग 37.5-38 रुपए है। तो उनको लगभग ये 5 से 6 रुपए का प्रीमियम एक्सपोर्ट पे मिल रहा है। तो और जो यूपी वाले जो नॉर्थ में जो हमारी मिले हैं, उनका जो कोटा ट्रेड करने के बाद भी अगर महाराष्ट्र उनको एक्सपोर्ट करता है तो वहां पे भी उनको एक मार्जिन मिल रहा है। तो बिल्कुल एक्सपोर्ट वायबल है 100%। और हमें लगता है कि ये अगले 2-2.5-3 महीने में ये 10 लाख टन का एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। दो राय हैं, अलग अलग राय बटी हुई हैं। उनको लग रहा है कि उत्पादन को लेकर चिंता है, अभी जल्दबाजी की थी सरकार ने। आप किस पक्ष में हैं? क्योंकि जिस तरह के नंबर लगातार अलग एसोसिएशन के तो 260 लाख टन के भी आए हैं, आप लोगों का भी घट के 273 लाख टन के भी नीचे आ चुका है। क्या लग रहा है, सही फैसला था क्या? हम तो किसानों के पक्ष में हैं, और हम इंडस्ट्री पक्ष में, और हम देश के पक्ष में हैं। ये तीनों चीजों के पक्ष में हम बिल्कुल। और हमारा डेटा ये है कि जैसे आपने सही बोला कि जो पहले हमें उम्मीद थी, सीजन स्टार्ट होने से पहले जो उम्मीद थी, उसके हिसाब से जो है प्रोडक्शन कम होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यूपी में भी कुछ हमें जो पेस्ट और डिजीज का जो प्रॉब्लम आया, और प्लस महाराष्ट्र में जो यील्ड कम हुई। बट उसके बावजूद भी अगर हम देखे थे, डाइवर्जन के बाद लगभग हमारा अनुमान है कि 272 लाख टन के आसपास चीनी बन जाएगी। और अगर आपने आंकड़ा देखा होगा, 15 फरवरी तक या कल तक लगभग 200 लाख टन का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें उम्मीद है कि 270-272 लाख टन के आसपास चीनी की प्रोडक्शन हो जाएगी। अब आपके दूसरे सवाल पे मैं आता हूँ। इसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि आप देखिए कि हमने ये सीजन जो है लगभग 80 लाख टन के ओपनिंग स्टॉक से शुरू किया था और लगभग 40 लाख का डाइवर्जन हमें एस्टिमेट किया था, बट हमें अब लग रहा है कि लगभग 37.5 लाख टन का डाइवर्जन इथेनॉल में होगा। और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो हम भी दिसंबर से बोलते आ रहे थे कि जो इस बार डोमेस्टिक कंजम्पशन है, क्योंकि पहले 4 महीने का जो डेटा आया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 280 लाख टन के आसपास होने की उम्मीद है, जिसकी पुष्टि सरकार ने भी अभी एक दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल शुगर कॉन्फ्रेंस, वहाँ सरकार ने भी उसकी पुष्टि कर दी कि लगभग कंजम्पशन हमारा 280 लाख टन होने की उम्मीद है। हम इन सब चीजों को देखें तब भी हम ये देख रहे हैं कि 10 लाख टन एक्सपोर्ट लेने के बाद भी हमारा सीजन जो क्लोज होगा लगभग 60 लाख टन के आसपास क्लोज होगा, जो कि बहुत एक हेल्दी शुगर बैलेंस शीट है और इसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगले सीजन को लेकर अनुमान अभी से जारी हो गया, क्या वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? कई सारी ट्रेड बॉडी, कई सारे एक्सपर्ट्स इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 370 लाख टन शुगर उत्पादन की संभावना है 2025-26 सीजन में। आप इस पर कुछ कमेंट करेंगे सर? ये अभी देखिए, नंबर देना तो बिल्कुल अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक जो जहां तक रिपोर्ट आ रही है कि महाराष्ट्र और जो कर्नाटका में प्लांटिंग जो हुई है 8 साली की है, जो प्री सीजनल क्रॉप की, वो अच्छी हुई है, काफी इंक्रीज हुआ है। तो ये तो श्योर शॉट है कि हमारा प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा अगले साल। बट नंबर देना इस वक्त मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी, जब तक कि हमारे पास क्रॉप डेटा ना आ जाए या हम पूरा प्रॉपर असेसमेंट न कर ले। इस बार लगभग जुलाई अगस्त में ही एक नंबर पे आता है जब हम लोग पूरी सैटेलाइट इमेजिंग से क्रॉप की असेसमेंट करते हैं। बट हाँ, आपने ये सही बोला कि अगले साल जहां तक प्लांटिंग की खबर आ रही है उससे ये लग रहा है कि अगले साल का प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा इस साल। हालांकि नंबर अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन एक सवाल आखिरी में जाते जाते दीपक जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब कहा जा रहा है कि बहुत सारी मिलों में अब काम बंद होने वाला है। क्या ये अब पिछले साल के मुकाबले अभी कहा जा रहा है कि 531 मिलों में से सिर्फ 454 मिलों में काम जारी है, जबकि इस दौरान पिछले साल 505 मिलों में काम जारी थी और हो सकता है कि फरवरी अंत तक ज्यादातर मिलों में काम बंद भी हो जाए। अब इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। अभी जैसे आपने डेटा दिया प्लस माइनस, आपने सही डेटा दिया। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में हम देखेंगे कि मिलें थोड़ी बंद होनी शुरू हो गई हैं और मिलें बंद होंगी। यूपी थोड़ा स्ट्रेच करेगा आगे, लेकिन इसीलिए तो हम ये बोल रहे हैं कि पिछले साल जो हमारा प्रोडक्शन था उससे हम लगभग 340 ग्रॉस था, इस बार हम 310 ग्रॉस की बात कर रहे हैं। तो लेकिन वो मिलें बंद होने के बावजूद लगता है कि हम जो नेट शुगर है लगभग 270-272 लाख टन बना लेंगे, जो कि एक सफिशिएंट है। तो उसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और अगले साल क्योंकि हमारी मिलें जल्दी शुरू होने की हमें लग रहा है कि टाइमली या जल्दी शुरू हो जाएंगी, तो हमें एक क्लोजिंग स्टॉक अगर हम 60 लाख टन लेके चल रहे हैं तो उसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमारी चीनी की जो उपलब्धि है वो पर्याप्त है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हालांकि एमएसपी एथेनॉल के प्राइसेस पे बहुत सारी बातचीत आपसे पहले भी हुई है, वहाँ पे अब कुछ बदलाव होते दिख नहीं रहे फिलहाल, तो उस पर आज बातचीत नहीं हुई। शुक्रिया सर, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सोयाबीन को लेकर क्या अपडेट ग्राउंड से मिल रहे हैं वो बताएंगे, और गेहूं को लेकर चिंताएं क्या है, एक एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, दोनों कमोडिटी पर उनसे राय लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। और अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की और गेहूं को लेकर, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय जैन हैं, गेहूं के कारोबारी हैं, सोयाबीन का भी कारोबार है इनका, फिजिकल में काम है। तो सबसे पहले सोयाबीन को लेकर समझते हैं इनसे कि सोयाबीन को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकारी खरीद में काफ़ी तेजी आई है। क्या इससे किसानों को राहत मिल रही है क्या? क्योंकि दाम जिस तरह से एमएसपी से काफ़ी नीचे थे, अब एमएसपी पर अगर सरकार की खरीद इतनी तेज हो रही तो कितनी राहत मिली है, बताइए अजय जी। नमस्कार उस्मान जी। सरकारी खरीद में निश्चित तौर पर किसानों का बहुत बड़ा एक सरकार ने सहारा दिया है। करीब 20 लाख टन के आसपास गवर्नमेंट ने अभी तक बाजार मूल्य से 600-700 रुपए अधिक, समर्थन मूल्य 4892 पर
पूरे भारतवर्ष में खरीदी की है, निश्चित तौर पर किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। आगे क्या लग रहा है कीमतों को लेकर? क्या जिस तरह के बम्पर क्रॉप है, इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त क्रॉप है, क्या उससे दाम और भी नीचे की तरफ ही रहेंगे या कुछ सुधार की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, दामों को लेकर ऐसा अपने भारत में जब तक सरकार अपना प्रोक्योरमेंट चालू रखती है और सामने ऑक्शन भी अगर गवर्नमेंट चालू कर देगी तो 20 लाख टन एक बड़ा वॉल्यूम है। अगर ये मार्केट में गवर्नमेंट ने रिलीज करना, सोयाबीन की कीमतों में सुधार की संभावना बहुत कम लगती है। कर लेते हैं तो गेहूं को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं हैं, खास करके तापमान जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं, आपके एमपी में भी काफी तेजी से तापमान बढ़े हैं। क्या अब तक स्थिति ठीक है या ईल्ड को लेकर अभी से चिंताएं बढ़ने लगी है? क्या कहेंगे आप अजय जी इस पर? गेहूं को लेकर एमपी और गुजरात में काफी जगह पे हार्वेस्टिंग चालू हो चुका है और अगले 15 दिनों में हार्वेस्टिंग अपने पूरे पीक पर रहेगा। तो यील्ड को लेकर एमपी में एज सच अभी तक कोई इशू मेजर सामने नहीं आए हैं और अभी तक जो क्वालिटी और प्रोडक्शन किसान लोगों से जो पता चल रहा है वो काफी ठीक है। समस्या हमको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आने वाले दिनों में अगर हीट वेव जो हम पिछले 2-3 सालों से फेस कर रहे हैं, फरवरी और मार्च के बीच में, वो अगर हीट वेव इस बार भी रहा तो फिर निश्चित तौर पे जो मेजर हमारे स्टेट्स हैं वहां पर प्रोडक्शन अफेक्ट होगा। ओके, तो क्या लग रहा है दाम जिस तरह के ऊपर की तरफ लगातार है, क्या आगे और भी तेजी बन सकती है या सरकार को अभी से तैयारी करनी चाहिए? इंपोर्ट के लिए माहौल बन रहे हैं क्या? देखिए, इंपोर्ट के लिए आज बहुत जल्दबाजी होगी ना, क्योंकि पिक क्रॉप अराइवल का टाइम है। गवर्नमेंट भी सारे नंबर्स को देखना चाहेगी, प्रोडक्शन को देखना चाहेगी, प्रोक्योरमेंट के नंबर देखना चाहेगी। ओके, और इतना आसान भी सरकार के लिए नहीं है इंपोर्ट का फैसला लेना। ओके, बिल्कुल। तो हाँ, सरकार इंतजार जल्दबाजी करेगी, देखेगी और साल मध्य तक कि किस तरह की स्थिति है, सप्लाई की क्या स्थिति रहती है, फिर उसके बाद फैसला। हालांकि कई सीजन से अगर एफसीआई की खरीद, सरकारी खरीद अगर कम हो रही है सरकार के टारगेट से तो ये चिंताजनक बनती है और आपके स्टॉक पर इसका असर होता है। लेकिन देखते हैं आगे की पॉलिसी कैसी रहती है। एक सवाल ले लेते हैं कैस्टर को लेकर। प्रभात श्रीवास्तव है राजस्थान से। कैस्टर को लेकर यह कहा जा रहा है मनोज जी कि इस बार उत्पादन 8% कम रहने की संभावना है। सी की ये रिपोर्ट है और उन्होंने मेगा सर्वे किया था कई राज्यों का। क्या कहेंगे आपको कैस्टर में क्या आगे तेजी बनती दिख रही है क्या आपको? एक दायरे का ही ट्रेड देखने को मिल रहा है विष्णु मोहन जी। अगर मैं यहाँ पे कैस्टर सीड मार्च वायदा की बात करूं तो 6220 एक यहाँ पे सपोर्ट जोन है और हम यहाँ पे बार बार जो है कीमतों में सपोर्ट आते हुए देख रहे हैं। लेकिन कीमतें जब तक 6450 के स्तर के ऊपर सस्टेन नहीं होगी तो ये दायरा बना रह सकता है। तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि एक बार 6400 450 ये स्तर देखने को मिल सकते हैं और एक रेंज जो है वो 6200 से 6450 की बनी रह सकती है। आपको रेंज ही लग रहा है। हालांकि ये ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट है और आगे को लेकर हमने एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट आज सुबह के समय हमने दिखाई थी जहां पर 6 महीने के लिए 6800 से 7000 के टारगेट भी आ रहे थे। शुक्रिया मनोज जी आपका, हरीश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को अलग अलग कमोडिटी पर अपनी राय दी। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।